वेलकम बैक दोस्तों। पहली सीरीज में हमने कंटिन्यूटी में कहाँ तक देख लिया था। हमने कंटिन्यूटी ऑन ए सेट से पहले पहले तक सब कुछ क्लियर कर दिया था। ओके, आज हम कंटिन्यूटी ऑन ए सेट देखेंगे एंड देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी ऑन ए सेट। अब एक पूरे सेट पर कंटिन्यूटी की बात की जाएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लेट D is a subset of real number and f such that D to R एक फंक्शन दिया हुआ है, B a फंक्शन। ओके, लेट A is a subset of D। देखो D तो पहले से ही R का सबसेट था, उसके बाद में A एक और सेट ले लिया जो कि आपके D का सबसेट है। ओके, f is said to be continuous on A if f be continuous at every point of D। मतलब D आपके R का सबसेट था, A फिर से आपने एक सबसेट ले लिया D का। अब आप बोल रहे हो कि A जो सेट है उस सेट के ऊपर F की आप देख रहे हो कंटिन्यूटी। तो F की कंटिन्यूटी आप देख रहे हो, आप कब बोल पाओगे F को कंटिन्यूअस पूरे सेट पे? जब इस सेट के हर पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ओके, ये दोनों लाइनें यही कहना चाह रही है। उसके बाद में देखते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। लेट I बी एन इंटरवल एंड एक फंक्शन f सच दैट I टू R एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। ओके, पहला है लेट C बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ I। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटीरियर पॉइंट का। तो इंटीरियर पॉइंट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार डेफिनेशन लिख करके इंटीरियर पॉइंट थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिनको पता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखो, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और देख लेते हैं। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। लेट एस एक सबसेट है आपके रियल नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ए पॉइंट एक्स इन एस इज सेड टू बी। देखो, जिसको इंटीरियर पॉइंट के बारे में पता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट, और नोट्स बनाते रहना साथ में। इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट्स ए नेबरहुड। नेबरहुड को मैं शॉर्ट में NBD लिख रहा हूँ। ए नेबरहुड NX। इन नेबरहुड NX, इसका मतलब क्या होता है? X का नेबरहुड। ठीक है, ऑफ X such that neighborhood of X is also a subset of S। ओके, ये होती है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। सिंपल सी बात है भाई, अगर X आपका S के अंदर आ रहा है तो X को आप इंटीरियर पॉइंट बोल देंगे। कब बोल देंगे? जब X के पास में एक ऐसा नेबरहुड हो जो नेबरहुड खुद S का सबसेट बन जाए। मतलब S का वो पॉइंट जो अपना नेबरहुड S में ही रखे, वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? जैसे ये आपका S है, ठीक है, ये आपका पॉइंट, ये आपका कोई नेबरहुड है और यहाँ पर पॉइंट X है। तो X का नेबरहुड ये है, मान लो इसको मैंने बोल दिया NX। तो X अपना नेबरहुड रखे NX, पहली बात तो। और दूसरी बात, वो जो नेबरहुड है वो खुद S के अंदर आना चाहिए, S का सबसेट होना चाहिए। तब जा करके हम इस X को इस S का इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। लेट C बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ I। मतलब C एक नेबरहुड रखेगा इस इंटरवल के अंदर। ओके, आगे कह रहे हैं F इज सेड टू बी
continuous at C if for a pre-assigned positive epsilon there exists a delta such that, भाई देखो f को आप continuous बोलोगे इस पॉइंट C पर। क्या बोलोगे? continuous इस पॉइंट C पर। कब बोलोगे? जब आपको कोई भी एप्सिलॉन गिवन होगा, उस गिवन एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा आपको मिल जाना चाहिए सच दैट, ताकि ऐसा हो, कैसा हो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का जो गैप है वो कम किया जा सके, छोटे से छोटा किया जा सके, चाहे जितना कम किया जा सके। इसका मतलब यही तो होता है ना कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप हम किसी एक एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को दिखाता है मोड के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन का काम होता है टेंडिंग टू जीरो, जीरो के पास जाना। ठीक है, और ऐसा कब कब हो? ऐसा हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट नेबरहुड ऑफ सी। देखो आपका पॉइंट ये सी है, आपका पॉइंट सी है, तो x जब आप c के नजदीक लेकर के जाओगे, यहां x है, x को c के नजदीक लेकर के जाओगे तो पहले x नेबरहुड में आएगा तभी तो c के पास जाएगा ना। तो c x को c के नेबरहुड में तो आना ही पड़ेगा। और मान लेते हैं कि वो डेल्टा, ये डेल्टा है, ये डेल्टा नेबरहुड है, ये माइनस डेल्टा और ये डेल्टा, तो यहां से आपका नेबरहुड मिल गया। ओके, अब इंटरसेक्शन में आई क्यों आया? भाई इंटरसेक्शन में आई इसलिए आया क्योंकि सी का डेल्टा नेबरहुड आप कहां से ले रहे हो, कैसे पता चलेगा? भाई आपका जो डोमेन है, डोमेन, वो डोमेन आपका इंटरवल ही होना चाहिए, चाहे वो ओपन है या फिर क्लोज है, कोई सा भी हो। वो डोमेन इंटरवल, मतलब इंटरवल जो है वो डोमेन है, और डोमेन से बाहर तो एक्स हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए इंटरसेक्शन में हमने आई ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, इंटरसेक्शन में आई इसीलिए लिया है कि एक्स आई से बाहर तो जा नहीं सकता ना। नेबरहुड सी का कोई भी नेबरहुड आप बाहर से भी तो ले सकते हो ना भाई। सी का कोई भी नेबरहुड मान लो आपने यहाँ ले लिया, यहाँ तक आपका आई था, ये आपका आई था, आपने यहाँ ले लिया। अब कैसे होगा? ऐसा हमें नहीं करना, हमें आई के साथ में इंटरसेक्शन रखना है। ठीक है, आई इंटरसेक्शन सी का डेल्टा नेबरहुड, इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपके जितने भी एक्स आते हैं उन सभी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप हम चाहे जितना छोटा कर पाए, तब जाकर के हम बोल पाएंगे कि सी आपका जो फंक्शन है, फंक्शन वो पॉइंट सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, और पहली बात कि ये इंटीरियर पॉइंट भी होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट होगा तभी तो ये अपना नेबरहुड रखेगा ना, और नेबरहुड देखो सी के आई के अंदर ही रखेगा ये। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई मतलब सी अपना नेबरहुड रखेगा इस इंटरवल के अंदर। ओके, आगे पढ़ते हैं इसको। Equivalently, f is said to be continuous at C if for a pre-assigned positive epsilon, पहले से आपको कोई एप्सिलॉन दिया हुआ होगा, उसके लिए there exist a positive delta, एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि सच दैट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। इसका क्या मतलब कि आप जब दाईं साइड से, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका क्या पॉइंट है, सी, सी प्लस एच करोगे तो अब थोड़ा सा यहां पर पहुंच जाओगे, सी प्लस एच। सी प्लस एच से आप जैसे ही सी पर पहुंचो तो आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ सी प्लस एच से एफ ऑफ सी पर पहुंच जाना चाहिए। कहने का मतलब यही है यहाँ पर। और ऐसा क्या होना चाहिए, देखो एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी के बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, मतलब चाहे जितना छोटा किया जा सकता है, इन दोनों के बीच के गैप को चाहे जितना छोटा हम कर सकते हैं। फॉर ऑल एच, उन सभी एच के लिए, सेटिस्फाइंग
मोड ऑफ एच, एच का मोड क्यों लिया है भाई यहाँ पे? एच का मोड इसीलिए लिया है क्योंकि एच आपका डिस्टेंस दिखा रहा है। एच आपका डिस्टेंस दिखा रहा है कि डिस्टेंस को आप फिर से छोटा 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 करते हुए जा रहे हो, और एच का काम होता है जीरो जाना। एच का भी काम यहाँ पर जीरो जाना है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मोड ऑफ एच लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए कि एच और जीरो के बीच का जो गैप है वो आपका चाहे जितना छोटा किया जा सकता हो। एच और जीरो के बीच का गैप चाहे जितना छोटा किया जा सकता हो, मतलब एच को जीरो ही बना दिया जाना चाहिए। असली बात ये है यहाँ पे कहने की। और जब भी हम सी प्लस एच डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एच को इतना बड़ा नहीं ले लेना है कि वो इंटरवल से ही बाहर चला जाए, कि सी प्लस एच जब भी लेना है वो इंटरवल के अंदर आना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अगला पॉइंट देखिए। देखो, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, ये आपको अगर नहीं समझ आ रही है या फिर कोई डाउट आ रहा है किसी चीज में, तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि भैया थोड़ा सा इस तरह से बताइए, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा। फिर भी अगर कोई कमी रह रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियरली बताइए कि भैया ये कमी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, उसमें सुधार किया जाए। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो, लेट ए बी द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ आई। आपका एक इंटरवल है, ओपन है क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट एंड पॉइंट है। ओके, अब ए जो है आई के अंदर बिलोंग कर रहा है। भाई ओपन नहीं है, यहाँ पे क्लोज ले लिया। भाई देखो, लेफ्ट एंड पॉइंट है और ए आई के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ना कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा है तो ए तो इंटरवल के अंदर नहीं आएगा ना, तो ओपन इंटरवल तो नहीं हो सकता, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्योंकि ए को आई के अंदर भी आना चाहिए और ए लेफ्ट एंड पॉइंट भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया है। ठीक है, इतना तो हमें कंफर्म हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि f इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए। f अगर f को a पॉइंट पर, लेफ्ट एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस बता देंगे हम। ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस बता देंगे। अब एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आप a को एक्सक्लूड कर दोगे ना, मान लो ए बी आपका इंटरवल, तो ए पर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो भाई एफ ऑफ ए कहां से डिफाइन कर पाओगे आप? एफ ऑफ ए तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ना। अगर आप ए को लोगे ही नहीं तो एफ ऑफ ए डिफाइन कहां से कर पाओगे? एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो आप फिर कंटिन्यूटी बता कैसे पाओगे ए पॉइंट पर? तो इसीलिए ए को लेना अनिवार्य है। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, f is said to be continuous at a if for a pre-assigned positive epsilon। एक प्री असाइंड पॉजिटिव मतलब पहले से आपको कोई एप्सिलॉन दिया हुआ हो, उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा हमेशा ही मिल जाना चाहिए, ताकि क्या हो उसको ध्यान से समझना, ताकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच के गैप को हम चाहे जितना छोटा कर पाए, चाहे जितना कम कर पाए, चाहे जितना रिड्यूस कर पाए, फॉर ऑल। अब वो एक्स जो है, एक्स वो कहां से आने चाहिए? एक्स आने चाहिए भैया जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी देख रहे हो ना, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी देख रहे हो उस पॉइंट के नेबरहुड और आपके इंटरवल के इंटरसेक्शन की बात यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे कई लोग ये ऑब्जेक्शन करेंगे कि भैया ए तो है वो आपके इंटरवल का एंड पॉइंट है, अब ए का लेफ्ट वाला जो नेबरहुड है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, लेफ्ट वाला नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
लेफ्ट वाला नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसीलिए तो यहाँ पे आई के साथ में इंटरसेक्शन ले लिया ना। देखो ये क्या है एक्चुअली, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, मान लेते हैं ये आपका इंटरवल आई। अब अगर मैं लिख रहा हूं एन ए और डेल्टा, तो ए डेल्टा का मतलब है यहां पर सिंपल सी बात है डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। भाई ए के लेफ्ट साइड में कुछ तो होगा ही, क्योंकि ये सब इंटरवल आप ले रहे हो, ये कहां से ले रहे हो देखो ध्यान से, आई आई जो है आप ले रहे हो, आई को कहां से ले रहे हो, आई बी एन इंटरवल। अब इंटरवल जो है वो कहां से आएगा, रियल नंबर से ही तो आएगा ना। तो ऑब्वियस बात है कि इंटरवल तो ए पर खत्म हो जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ तो रियल नंबर होंगे ही। अब जब इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम आई के साथ में, तो सिर्फ यहाँ पर ए से लेकर के इस पॉजिटिव डेल्टा तक के नेबरहुड को ही हम कंसीडर करें, इस नेबरहुड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ समझ आया इतना? एन ए डेल्टा का मतलब है ए का डेल्टा नेबरहुड। तो ए का डेल्टा नेबरहुड, तो यहां से ये सिमेट्रिक हमने बता दिया, माइनस डेल्टा से डेल्टा। अब उसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया हमने आई इंटरवल को, तो इंटरवल का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो भाई ए से लेकर के पॉजिटिव डेल्टा तक ही तो ले पाएंगे ना। तो यहां पर आया आपका ए से लेकर के ए प्लस डेल्टा एक्सक्लूडेड, ठीक है। ए को तो आपने कंटेन कर ही लिया, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या होगा, ए को तो कंक्लूड कर ही लिया, अब ए के बाद में आप कुछ डेल्टा ऐड कर रहे हो तो ए प्लस डेल्टा। अब ये ए प्लस डेल्टा जो है आप ले नहीं रहे हो, इसको इसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। देखो अब इसका भी रीजन बताएंगे। देखो अब ठीक है, ऐसा होना चाहिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच के गैप को आप एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो, चाहे जितना छोटा कर सकते हो। कोई भी एप्सिलॉन दिया हुआ होगा उसके लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब एक एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप ओपन इंटरवल क्यों लगा रहे, यहाँ पर आप क्लोज क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप क्लोज क्यों नहीं लगा सकते? तो भैया इसका रीजन ये है कि अगर आप क्लोज लगा दोगे तो फिर आप डेल्टा को आगे कैसे बढ़ा पाओगे? डेल्टा को आपने 1 लिया तो आपने बढ़ा दिया, अब फिर 2 लोगे, फिर 1 मिनट रुको, इसका रीजन बता दो। यहाँ पर ना क्लोज इंटरवल प्रिसीजन की वजह से नहीं लगाया भाई, जहां पर जितना हम ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं ना मैथ्स को, इतना करेंगे। प्रिसाइज करने का मतलब है यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पर जरूरत थी क्योंकि हमें ए को लेना था, यहाँ पर जरूरत नहीं है इसलिए हमें इसको नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया गया। Equivalently, f is said to be continuous at a if for a pre-assigned positive epsilon there exists a positive delta such that f of a plus h और f of a के बीच का जो गैप है वो किसी भी एप्सिलॉन से, जो आपका एप्सिलॉन दिया हुआ होगा उससे छोटा होगा। फॉर ऑल h सेटिस्फाइंग मोड ऑफ h जो है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। मतलब मोड ऑफ h का डेल्टा से छोटा होने का यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब सीधा है कि डेल्टा को आप 0 लेकर के जाओगे तो h ऑटोमेटिकली 0 चला जाएगा। अब h 0 चला जाएगा, h यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना, h यहाँ पर जब भी आप h लेते हो तो उस h को नेगेटिव तो नहीं बोलते हो, तो h यहाँ पर 0 ही बन जाएगा। जब आप डेल्टा को 0 के नजदीक लेकर के जाओगे, डेल्टा को एक्सट्रीमली स्मॉल बनाओगे, तो आपका h जो है उसकी मॉडुलस वैल्यू जो है वो आपको 0 ही बना देगी ना, 0 बना देगी तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जब आप फंक्शन के अंदर a प्लस एच रख रहे हो तो a प्लस एच का इंटरवल में आना भी तो जरूरी है, ठीक है।
इंटरवल के अंदर आना भी तो जरूरी है ना, डोमेन है इंटरवल। देखो यहाँ पे क्या है, डोमेन है, ये रहा, इस फंक्शन का डोमेन है इंटरवल। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बी बी ए बी, लेट बी बी द राइट एंड पॉइंट ऑफ आई एंड बी बिलोंग करता है आई। ओके, बी बिलोंग करता है आई। देखो इसके अंदर भी सेम ऊपर जैसा एनालिसिस किया, सेम एनालिसिस है। इस बार हम b माइनस डेल्टा को इंक्लूड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। b को इंक्लूड करना होगा, जरूरत है। इंटरसेक्शन लेना होगा i के साथ में। f ऑफ x माइनस f ऑफ b के बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। सेम टू सेम ऊपर वाला यहाँ पे एनालिसिस है, आप समझ सकते हो आसानी से। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सेम यहाँ पे सेम डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। ओके, देन अब चलते हैं, देखो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को किसी फंक्शन के डिसकॉन्टिन्यूअस किसी फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस बताने के लिए ये जो क्राइटेरिया है यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको एज इट इज समझने की कोशिश करेंगे, देन उसके बाद में मैं इसमें कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। किस तरह से, ट्रिक्स नहीं है तो कॉन्सेप्ट ही, और उसको थोड़ा सा मैं अलग से बता दूंगा। देखो, लेट डी इज ए सबसेट ऑफ आर। अब एफ के मापा बुक जो है उसके अंदर सिंपल सबसेट दिया होगा। यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की बात नहीं की है, तो हम भी यहाँ पर बात नहीं है। चाहे आप प्रॉपर सबसेट ले लो, चाहे इम्प्रॉपर सबसेट ले लो, ये दोनों के लिए ही यहाँ पर वर्क करने वाला, ठीक है। अब D एक सबसेट है R का, F एक फंक्शन है D से R में, D ए फंक्शन। ओके, लेट C बिलोंगिंग टू D इंटरसेक्शन D डैश। अब ये नई चीज आ गई, D डैश। भाई D डैश क्या होता है, D डैश होता है डिराइव्ड सेट। क्या होता है, डिराइव्ड सेट। और डिराइव्ड सेट क्या होता है, किसी सेट के, देखो डी आपका कोई सेट है एक, इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे ना, उन लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा करके अगर एक सेट बना देते हो आप, तो उस सेट को ही हम बोल देते हैं डिराइव्ड सेट डी डैश। डी डैश इज नथिंग बट all the collection of all limit points of D. That's it. Okay, got it. F is continuous. Let C belonging to D intersection D dash. Now यहाँ पे है ना फुल स्टॉप है। उसके बाद में F is continuous at C। अब ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन यहाँ पर आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इफ एंड ओनली इफ कब, जब फॉर एवरी सीक्वेंस xn इन D, आपके डोमेन के अंदर आने वाली हर सीक्वेंस, डोमेन में डिफाइन हो सकने वाली हर सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है C को, कन्वर्ज कर जाती है C को, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस बनेगी, मतलब हर सीक्वेंस को जब फंक्शन में रखोगे तो वो फंक्शन बनेगा, वो सीक्वेंस बनेगी, वो भी कन्वर्ज कर जानी चाहिए किसको, FC को। अगर ऐसा हो जाता है तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन C पर कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज हम C पर फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये है इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझने के लिए फिर से देखो भाई, f आपका एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, एक डोमेन D से लेकर के R, ठीक है, डोमेन है ये होगा। f is continuous at C
if and only if all xn's in D converging to C implies that f of xn converging to f of C। भाई ये स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं और ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इंप्लाई करता है और ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इंप्लाई करता है। अगर फंक्शन सी पर कॉन्टिन्यूअस है तो डी में आने वाली सारी सीक्वेंस अगर सी पर जाती हैं तो इंप्लाई होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ सी में जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा एफ ऑफ एक्स एन मिल जाता है जो एफ ऑफ C2 पर चला जाता है जहां पर C1 C और C2 अलग अलग है, तो हम बोल देंगे कि एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है C पर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस स्टेटमेंट को ले लेंगे, इस स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे, फिर इसको उठा लेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते इस तरह से करेंगे। देखो कितना हो पाएगा आज। ओके, तो एग्जांपल नंबर 3 तक करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको बिल्कुल डीप में समझते हैं कि यह क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एक एक लाइन को बिल्कुल इन डेप्थ समझाऊंगा, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना लेना। लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट सी, मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एट सी, आपने कॉन्टिन्यूअस मान लिया है। ठीक है, सी पर क्या माना, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस। लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस इन डी, एक्सन एक सीक्वेंस है डी में, सच दैट आपका एक्स एन जाकर के सी को कन्वर्ज कर गया, मतलब एक्स एन की लिमिट सी मिल गई हमें, एक्स एन की लिमिट सी मिल गई। अब भाई एक्स एन की लिमिट अगर आपको सी मिल जा रही है तो क्या यहां से हम कुछ कह सकते हैं? अभी रुको, देखो पहले इस सेंटेंस को यूज करो, एफ बी एक कॉन्टिन्यूअस एट सी, एफ बी कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी फॉर ए प्री असाइंड, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देंगे, जो हम अभी पढ़ के आए हैं वो डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा खेल डेफिनेशंस का ही है, डेफिनेशंस अगर अच्छे से आती है तो आप इसकी प्रूफ राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। अब f अगर c पर कॉन्टिन्यूअस है, फॉर ए प्री असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा सच दैट f ऑफ x और f ऑफ c के बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है। फॉर ऑल x आपका d में तो आना ही आना चाहिए, साथ ही में c के डेल्टा नेबरहुड में भी आना चाहिए, c के डेल्टा नेबरहुड में आना चाहिए। उन सभी एक्सिस के लिए ऐसा ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई, x जो है आप x को c के नजदीक लेकर के जाओगे तो पहले नेबरहुड में आएगा, x जो है वो d में तो होना ही चाहिए, डोमेन में तो होना ही चाहिए, डोमेन और उसके नेबरहुड के इंटरसेक्शन में हम x को ले लेते हैं। ये चौथी या पांचवी बार बता रहा हूँ ये वाली बात। ठीक है, ठीक है भाई, कंटिन्यूटी दे रखी थी सी पर तो उससे हमने ये लाइन लिख दी। अब लिमिट दी हुई है एक्स एन की सी पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन यहां से अप्लाई कर देंगे। सिंस लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू सी देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m, ये जो नेचुरल नंबर आप बोलते हो ये स्टेज है, जहां पर हम स्टेज लेते हैं ना रियल सीक्वेंसेस में, ये वो स्टेज है सच दैट
एक्स एन और सी के बीच का गैप किसी एक डेल्टा से छोटा किया जा सके। अब ये जो डेल्टा है ना, इसका काम इतना ही होता है। देखो जहां पर भी आपको एच दिख जाए, जहां पर डेल्टा दिख जाए, जहां पर एप्सिलॉन दिख जाए, उसको हम जस्ट पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जस्ट पॉजिटिव नंबर, और ये इंश्योर करते हैं आपको जीरो के नजदीक ले जाने में। जीरो के नजदीक ले जाने के लिए आपको इंश्योर करते हैं कि हम जीरो के नजदीक लेकर के जाएंगे ताकि आपका काम बन जाए। तो ये जो डेल्टा हमने लिया है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जीरो के नजदीक लेकर के जाएगा, तभी तो इन दोनों का गैप जो है जीरो बनेगा। ठीक है, अब ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल m से बड़े n के लिए। m है क्या? m है नेचुरल नंबर। n क्या है? n भी नेचुरल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर जो एक स्टेज के बाद में ऐसा फुलफिल करें, तो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आती ही होगी अगर आपने रियल सीक्वेंसेस पढ़ा है तो। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसके अंदर 42 वीडियोस हैं। उसके अंदर एस के मापा बुक के अंदर जितने रियल सीक्वेंसेस के वर्कड एग्जांपल्स हैं, साथ में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, वो सारे मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करवाया है। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 42 वीडियोस आपको वहां पर मिलेगी। एस के मापा करके एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। देयरफॉर फॉर ऑल एंड जो कि m से बड़े होंगे, उस स्टेज से बड़े होंगे, आपका जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस xn, वो xn आपके c के डेल्टा नेबरहुड में आ जाना चाहिए। भाई ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं भाई? जब आप xn को c के नजदीक ही ले जाओगे, तो xn को c के डेल्टा नेबरहुड में तो आना ही पड़ेगा ना। आप बोलो कि यार ये एक नेबरहुड है, ठीक है, ये माइनस डेल्टा और ये डेल्टा, ये सी है, यहाँ पर आपका xn बैठा है। आप xn को ले जा करके c पर बैठा दिए, क्या दूसरा रूट थोड़ी ले लोगे? जाना तो इस लाइन से ही पड़ेगा ना। और ये लाइन कौन सी लाइन है? ये रियल लाइन है। रियल लाइन में आपको एक एक पॉइंट चूज करते हुए जाना पड़ेगा। जब आप एक एक पॉइंट चूज करते हुए सी के पास जाओगे, तो उसके डेल्टा नेबरहुड में तो ऑटोमेटिकली कंटेन हो ही जाओगे ना भाई। उसके डेल्टा नेबरहुड में तो अपने आप ही आ जाओगे। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स एन जो है वो डेल्टा नेबरहुड में तो आएगा ही आएगा, डोमेन में भी आएगा। भाई डोमेन में क्यों आएगा? हमने स्टार्टिंग में ही डोमेन ले लिया। देखो एवरी सीक्वेंस इन डी, दे ही रखा है यहाँ पे। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन डी, तो डी में तो आएगा ही। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपका एक्स एन आ जाएगा। ओके, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब ये स्टेज हम क्यों लेते हैं, ये आपको रियल सीक्वेंसेस में बहुत अच्छे से पता होगा अगर आपने रियल सीक्वेंसेस ढंग से पढ़ी है। तो स्टेज क्यों लेते हैं? स्टेज इसलिए लेते हैं कि कुछ टर्म्स सीक्वेंस के ऊंचे नीचे इधर उधर बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में सीक्वेंस अपने एक रिदम में चलनी चाहिए। इस कारण से हम यहाँ पे स्टेज लेते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सिंस एक्स एन डी के अंदर आता है, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए आपका एक्स एन डी के अंदर आ जाएगा। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी के बीच का गैप जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। भाई अब यहाँ से डायरेक्ट हम कैसे बोल पा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ सी का गैप ही कम हो जाएगा? कैसे बोल पा रहे हैं भाई? जब आप हर एक x के लिए ऐसा बोल पा रहे हो, तो आप हर एक एक्स एन के लिए भी बोल पाओगे ना। जब आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच के गैप को कम कर सकते हो, तो आप एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ सी के बीच के गैप को भी तो कम कर सकते हो ना। क्योंकि x जो है वो नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी में से आ रहा है। इसी तरह से जो आपका xn है वो भी तो इसी के अंदर से आ रहा है ना।
तो xn और x एक जैसे ही तो हुए, तो जो इनइक्वालिटी x के लिए फुलफिल होगी वो इनइक्वालिटी xn के लिए भी तो फुलफिल हो जाएगी ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट f ऑफ xn इज इक्वल टू सिंपली f ऑफ c। ओके, तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट लेकर के दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है फुलफिल। अभी देखते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब हम उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब हम अब बोल देंगे कि एवरी सीक्वेंस जो D के अंदर कन्वर्ट करती है C को और f ऑफ xn कन्वर्ट करता है f ऑफ c को। अगर ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है देन हम प्रूव करके दिखाएंगे कि f जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा किसमें, c में। ये हमें अब दिखाना है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट लिमिट f ऑफ xn इज इक्वल टू f ऑफ c। ये हमने मान लिया। फॉर एवरी सीक्वेंस xn इन D कन्वर्जिंग टू C, ये स्टेटमेंट हमने मान लिया एंड वी प्रूव दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट C। लेट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट C। अब भाई यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मान करके इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अगर हमने इसको डिसकंटिन्यूअस मान लिया है, डिसकंटिन्यूअस मान लिया है, तो ऊपर वाला जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है वो गलत होनी चाहिए, तो उसको हम गलत यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रूफ है। इसको आप देखोगे ना, इसको समझने की कोशिश करना, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम भी दूंगा और आपको एक बार फील करवाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसा करो एक बार। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस प्रूफ को, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेगी इस प्रूफ के बाद। ठीक, देखो, लेट एफ बी नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सी। एफ जो है सी पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन एफ सी एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब है एफ सी का एप्सिलॉन नोट नेबरहुड of fc such that no matter what neighborhood and c delta of c we consider। अब इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से पढ़ो, पहले तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर f कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर f कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो पहले मैं ये लाइन पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ये समझाऊंगा। Then there exists a neighborhood, एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। किसका नेबरहुड, एफसी का नेबरहुड। कौन सा नेबरहुड, एप्सिलॉन नोट नेबरहुड। सच दैट नो मैटर व्हाट नेबरहुड एन सी डेल्टा, सी का डेल्टा नेबरहुड हम कंसीडर करते हैं, कोई भी हम सी का डेल्टा नेबरहुड हम कंसीडर कर लें। ठीक है, ठीक है, देयर विल एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट पी, एक पॉइंट पी तो ऐसा मिलेगा ही। किस में मिलेगा, सी के डेल्टा नेबरहुड में। भाई इंटरसेक्शन डी वाला जो है ना, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो उसको हटा दो, क्योंकि टी जब भी हम बात करेंगे ना तो सी का डेल्टा नेबरहुड भी आपका डी के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो डोमेन के साथ में इंटरसेक्शन लेना ही है हमें। ठीक है, तो P एक आपको एक पॉइंट मिलेगा C के डेल्टा नेबरहुड में, ताकि FP आपका NFC एप्सिलॉन नोट में नहीं आए। मतलब देखो P जो है ना, P वो आपके C के डेल्टा नेबरहुड में आए। पहली बात ये P आ गया, P तो आ जाए। इसको थोड़ा सा ना दूसरे पेज पे समझने की जरूरत है। देखो ये यहाँ पर हम फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट्स लेते हैं। ये आपका C है, मान लो ये आपका C है। C का ये डेल्टा नेबरहुड है, ये डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, तो इसके अंदर कोई पॉइंट P आ रहा है, इसके अंदर कोई पॉइंट आपका P आ रहा है।
डोमेन आपने ले लिया, मान लो ये आपका डोमेन, तो डोमेन के साथ में इंटरसेक्शन लोगे तो ये आ ही जाएगा आपका। ठीक, अब P जो पॉइंट है, उस P पर जब आप फंक्शन की वैल्यू देखते हो, मान लो आपको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या मिलता आपको, एफ ऑफ पी मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओ सॉरी, ऐसा क्या बोल रहा है इसमें, एफ ऑफ सी का, ओके ओके, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी का नेबरहुड मान लो ये है, ये आपका एफ ऑफ सी का है एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन नोट माइनस एप्सिलॉन, ये आपका है नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ सी, और ये आपका है नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, अब एफ ऑफ सी के नेबरहुड में कोई भी आपको एफ ऑफ पी ना मिले, एफ ऑफ पी ना मिले, तब जाकर के हम बोल पाएंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन आपका सी पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसको समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट एफ बी नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सी, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एफ एन एफ सी कोमा एप्सिलॉन नोट, मतलब एफ सी का एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट तो करेगा, सच दैट नो मैटर व्हाट नेबरहुड ऑफ सी डेल्टा ऑफ सी वी कंसीडर, हम कोई भी सी का डेल्टा नेबरहुड कंसीडर कर ले, तो एफ सी का एप्सिलॉन नोट नेबरहुड तो कंसीडर कर सकते हैं हम। ये देखो, ये हमने कर लिया, कंसीडर कर लिया, ये लो, ये हो गया, मिल गया हम। ठीक है, बट बात ये है कि देयर विल एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट पी, एक ऐसा पॉइंट पी इस सी के नेबरहुड में मिल जाएगा, ये पॉइंट पी मिल गया, ऐसा पॉइंट पी मिल गया। अब इस पी के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो आपके एफ सी के एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड में नहीं मिल पा रही, ये नहीं मिलेगा। ये लाइन ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सोचो समझो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब लेट डेल्टा वन, डेल्टा की वैल्यू आपने अगर एक ले ली, देन देयर इज ए पॉइंट से x1। अब इसको समझाने के लिए इन्होंने ना दो तीन एग्जाम्पल भी लिए हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, जो ये लाइन लिखी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आसान लाइन नहीं है, इसको समझाने के लिए दो तीन एग्जाम्पल लिए हैं, देखो ध्यान से। अगर डेल्टा की वैल्यू आप 1 ले लेते हो, देन देयर इज ए पॉइंट से x1 इन C1, C का 1 नेबरहुड, ये लो भाई, अभी फिर से एक नेबरहुड बना देते हैं, ये आपका C है और ये आपका 1 नेबरहुड है, 1 माइनस, मतलब ऐसे ऐसे चल रहे ना, यहां से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 1, इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 2 होगी, इस तरह से समझने की कोशिश करना। ठीक है, x1 इन डेल्टा नेबर 1 नेबरहुड ऑफ C इंटरसेक्शन D सच दैट, अब देखो यहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा x1, एक पॉइंट मिल गया आपको x1। अब ये जो x1 पॉइंट है ना, ये इंश्योर करेगा, मान लो आपका कोई ऐसा ऐसा फंक्शन था, ये फंक्शन तो गलत हो गया, एक फंक्शन आपका मान लो ऐसा था, अबे यहाँ पर इस तरह से आपका एक फंक्शन मिला, ये इंश्योर करेगा कि आपको यहाँ पर एफ ऑफ x1 जो है वो मिले ही ना, किसमें ना मिले, ये भी ध्यान से देखो, किसमें ना मिले, एफ ऑफ सी के एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड। भाई सी तो ये रहा, एफ ऑफ सी कहीं पर आपको यहाँ पर ये यहाँ पर आपको एफ ऑफ सी मिलेगा, एफ ऑफ सी मिलेगा। अब यहाँ से ये एप्सिलॉन नोट नेबरहुड मान लिया आपने, ये लो एप्सिलॉन नोट माइनस एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इसके एप्सिलॉन नोट नेबरहुड में आपका एफ ऑफ x1 जो है वो मिलेगा ही नहीं, मतलब इसमें एफ ऑफ सी और एप्सिलॉन नोट इंटरसेक्शन डी, इसके अंदर आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे इंटरसेक्शन डी नहीं लेंगे, डी तो इसका डोमेन वाला। ठीक है, यहाँ तो हम रेंज की बात करते हैं। ओके,
हो गया। अगर आपने डेल्टा की वैल्यू 1/2 ले ली, डेल्टा को और कम कर दो, डेल्टा को आपने और कम कर दिया, ये लो, मैंने कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखो, आपने डेल्टा को यहाँ पे 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, फिर से आपको यहाँ पे कोई x2 मिला, x2 ये इंश्योर कर दे कि फिर से आपको इसके एफ ऑफ सी के एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड में आपको एफ ऑफ x2 नहीं मिले, एफ ऑफ x2 नहीं मिले, ऐसा इंश्योर ये कर दे। ठीक है, ऐसा ये इंश्योर कर दे। तो ये लाइन ये कहना चाहिए, does does we obtain a sequence of points xn। अब हमने जैसे x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 x5, इस तरह से हम एक नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर के एक सीक्वेंस बना सकते हैं, क्योंकि इंटरवल है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इसके अंदर। Thus we obtain a sequence of points xn in D such that xn और c के गैप को हम 1/n से छोटा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो 1/n लिया है ना, यहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये यहाँ पे डेल्टा नेबरहुड लेते थे, यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से 1/n। अब ये जो 1/n लिया है, ये डेल्टा है आपका, डेल्टा। तो xn और c के गैप को तो आप डेल्टा से छोटा कर पा रहे हो, मतलब 1/n तो श्योरिटी दे ही देगा ना भाई, इनफाइनाइट पे जाओगे तो जीरो पे पहुंचा ही देगा आपको, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, एंड देयरफॉर लिमिट जो है xn की वो c मिल जाएगी हम। बिल्कुल सही बात है भाई। आप अल्टीमेटली ऐसे ऐसे करते 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 जब नेबरहुड छोटे करते जाओगे, छोटा नेबरहुड करते जाओगे, तो अंत में सी तक तो पहुंच ही जाओगे। बट आप यहां से तो अंत में सी तक पहुंच गए, क्या यहां से आप एफ ऑफ सी में पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो यही तो कहना चाह रहे थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बट द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ सी। ये आया समझ में यहां तक? अब एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपकी, यहाँ पर आपने एफ ऑफ x1 लिया, यहाँ पर आपने एफ ऑफ x2 लिया, इसी तरह से ये सीक्वेंस जो एफ ऑफ xn बनेगी, ये कभी भी आपकी एफ ऑफ c तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, सो यहाँ से हम बोल देंगे बट द सीक्वेंस एफ ऑफ xn डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ c सिंस एफ ऑफ xn जो है एफ ऑफ c के एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड के अंदर नहीं आएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सो दैट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस दैट फॉर एवरी सीक्वेंस xn in D converging to C, the sequence f of xn converging to f of C। ये स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब हम अपने कॉन्ट्राडिक्शन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। स्टेटमेंट को क्या चेंज करेंगे? अब हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है, आपने एक्शन एफ ऑफ एक्शन एफ ऑफ सी में जा रहा है, और फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन जो डी के अंदर सी को जाती है, अब हम सी को जो हमने नॉट कॉन्टिन्यूअस बोला था, उसको हम नॉट को हटा करके कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। यहाँ से हम अपने स्टेटमेंट में क्या करेंगे? सुधार कर लेंगे। देयरफॉर our assumption is not tenable and f is continuous at c। यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि ये जो assumption हमने माना था ये तर्क संगत नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है, मतलब हमने गलत माना था और f जो है वो continuous हो जाता है। चलिए अब देखते हैं वर्क एग्जाम्पल 1। वर्क एग्जाम्पल 1 देखने से पहले मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये जो थ्योरम मैंने अभी प्रूव करवाई है, ये आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि इसको फिर से बताना चाहिए, फिर से इसकी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं। पहले देखते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहे हैं? लेट k बिलोंग टू r। k एक कोई भी रियल नंबर है। प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू k, कांस्टेंट फंक्शन है, x बिलोंग टू r के लिए, इज कंटीन्यूअस ऑन r।
भाई हमें पता ही है कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है और हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? ये तो भाई ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। यहाँ से कैसे करेंगे? लेट सी बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच के गैप को अगर हम देखते हैं तो भाई एक्स पे देख लो या सी पे देख लो, आपका फंक्शन के ही मिलने वाला है, तो के माइनस के जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। भाई सीधी सी बात है, जीरो जो है वो एप्सिलॉन से हमेशा छोटा ही रहेगा। एप्सिलॉन को आप जस्ट पॉजिटिव नंबर ही तो लेते हो ना। लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, then f of x minus f of c is less than epsilon for all x belonging to, अब यहाँ पे c का एक कोई भी डेल्टा नेबरहुड आप ले लेते हो, उसके अंदर x कोई भी आप डेल्टा नेबरहुड ले लेते हो फॉर एवरी पॉजिटिव डेल्टा, दिस प्रूव दैट f is continuous at c, since c is arbitrary f is continuous। भाई ये जो है ना, ये स्टेटमेंट ये हर उस x के लिए काम कर जाएगा जो आप c का डेल्टा नेबरहुड लेते हो। ये c है आपका, ये डेल्टा नेबरहुड लेते हो, उन सभी के लिए आराम से काम कर जाएगा क्योंकि फंक्शन ही आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब c आपने आर्बिट्रेरी लिया था, तो एक आर्बिट्रेरी नंबर के लिए अगर कोई चीज ट्रू हो रही है तो वो पूरे के पूरे सेट के लिए ट्रू हो जाएगा। f इज कंटिन्यूअस ऑन r, पूरे r पर कांस्टेंट वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, prove that the function f, prove that the function f defined by f of x is equal to f x identical function। ठीक है, x belonging to r is continuous on r। इसको कैसे करेंगे? लेट एक पॉइंट c जो है वो रियल नंबर में आता है। ठीक है, f of x और f of c के बीच का गैप जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? f of x क्या करता है भाई? ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर आने वाले हर एक इनपुट को आउटपुट में एज इट इज बाहर दे देता है। क्या करता है? आउटपुट को एज इट इज बाहर दे देता है। ठीक है, ये भी डाउन हो गया लैपटॉप, चलेगा अभी। ठीक है, तो क्या करता है f of x, जो भी इनपुट दोगे आउटपुट के रूप में वही चीज आपको बाहर मिल जाने वाली है। ओके, let c belong to r, f of x minus f of c is equal to mod x minus c। ओके, x f of x का x, f of c का c। ओके, let us choose epsilon greater than 0, then f of x minus f of c के बीच का जो गैप है वो हम एप्सिलॉन से छोटा बता पाएंगे whenever x minus c के बीच का गैप हम एप्सिलॉन से छोटा बता दें। बोलो भाई, यहां पर तो ट्रिवियली ट्रू हो जा रहा है, यहां पर तो ट्रिवियली ट्रू हो जा रहा है। इस एप्सिलॉन की जगह अगर आप डेल्टा ले लेते हो तो यहां तो डायरेक्ट ही ट्रू हो जा रहा है। दैट इज f of x और f of c के बीच के गैप को आप एप्सिलॉन से छोटा बताओगे, चाहे जितना छोटा आप कर पाओगे, फॉर ऑल x जो कि आपके c के डेल्टा नेबरहुड में आते होंगे। अगर आप डेल्टा को एप्सिलॉन चूज कर लेते हो तब जाकर के ऐसा हो जाएगा। ओके, सो f is continuous at c since c is arbitrary, c arbitrary लिया था हमने तो f क्या हो गया? continuous हो गया, पूरे के पूरे रियल नंबर है। सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, a function f is defined on r by f of x, जब आपका x जीरो नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू है cos 1 by x, जब आपका x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू है x। प्रूव दैट f is not continuous at c। अब नॉट कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम यहाँ पर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करने वाले। कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस xn वेयर xn इज इक्वल टू 1 by 2 pi n। अब इस सीक्वेंस को देखें तो ये जीरो को कन्वर्ट कर रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। n नेचुरल नंबर से आएगा, देन लिमिट ऑफ xn जीरो आ रहा है, ठीक है। और f of xn जब आप यहाँ पे देखते हो, f of xn जब यहाँ पे देखते हो, xn जीरो नहीं बना है तब तक, xn जीरो नहीं बना है तब तक तो आपकी वैल्यू cos 1 by x मिलेगी। और cos 1 by x जैसे ही आप करोगे cos 1 by 2 pi x,
तो ये क्या बन गया, cos 2πx। cos 2πx कितना हो जाएगा, 2πn, n सॉरी n, 2πn। कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी, वैल्यू हमेशा ही 1 मिलेगी इवन नंबर पे। भाई इवन पे तो 1 ही मिलेगी ना, और n यहाँ पर आप क्या लेते हो, n यहाँ पर आप नेचुरल नंबर लेते हो, तो हमेशा ही यहाँ पर इवन इवन पाई आएगा, इवन पाई। इवन पाई पर क्या होती है, कोस की वैल्यू 1 होती है हमेशा ही। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू हमेशा ही आपको 1 मिल जाएगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स एन जो है उसकी लिमिट आपको यहाँ पर 1 मिल रही है। We have a sequence xn in R that converges to 0, but f of xn is not converging to f of 0। f of 0 क्या है यहाँ पे, f of 0 ये है, f of 0 क्या है, f of 0 0 है f of 0। ठीक है, तो एक सीक्वेंस xn वो तो 0 को कन्वर्ज कर रही है, बट f of xn जैसे ही हमने देखा वो f of 0 मतलब 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही है, प्रूविंग दैट f is not continuous at 0। बहुत आसान था ये, तो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, टाटा बाय बाय। इसी तरह से पढ़ते रहिए, और जो मैंने आपको चीज बताई थी, जो रियल सीक्वेंसेस के लिए मैंने जो आपको बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एस के मापा प्लेलिस्ट आप खोलोगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको अलग ही 42 वीडियोस की आपको रियल सीक्वेंसेस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने एस के मापा बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी वर्क एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, सभी को इन डेप्थ करवाया है, इन डेप्थ अच्छे से समझा करके। तो वहां से आप इनको कवर कर सकते हो। तब तक के लिए, और तब तक के लिए क्या, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।